बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास पंजाब बोर्ड उसकी एक्सरसाइज नंबर 14.2 को सॉल्व करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहे हैं कि फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा। कि आपने कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा इसको मालूम करना है बिटवीन यू वेक्टर एंड वी वेक्टर। कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक यू वेक्टर है और एक वी वेक्टर है। तो फिर आपने क्या चीज फाइंड करनी है, कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा। इस चीज को आपने फाइंड करना है। तो इसका ये फार्मूला होता है जी, कास थीटा या कोसाइन थीटा इसको कहा जाता है। ये बराबर होता है यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर। और फिर ये जो यू वेक्टर है इसकी आपने मैग्नीट्यूड लेनी है और वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी है, और इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड्स है उनसे आपने डिवाइड करना है किसको, यू डॉट वी वेक्टर के आंसर को। तो ये हमारे पास फार्मूला है। इसके मुताबिक हमने सबसे पहले u और v वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना। तो उसके बाद हम u वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेंगे, v वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेंगे, फिर इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो जो डॉट प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से लिया जाता है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास u वेक्टर है, ये हमारे पास v वेक्टर है। u वेक्टर की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, जो कि बराबर है 2 × i यूनिट वेक्टर प्लस 3 × j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर। और उसके बाद डॉट लिख लेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस आई यूनिट वेक्टर और फिर प्लस 2 × j यूनिट वेक्टर प्लस 2 × k यूनिट वेक्टर। तो ये हमने ना लिख लिया। अब इसके अंदर हमने देखना है जिसके कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उस जगह पर हमने वन लिख लेना है। इधर भी वन आ जाएगा और इस जगह पर भी वन आ जाएगा। तो अब आपने ना आई का जो कोफिशिएंट आई यूनिट वेक्टर का उसको दूसरे आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो टू ने मल्टीप्लाई हो जाना है -1 के साथ, फिर आपने लिखना है प्लस, फिर जे यूनिट वेक्टर का इधर कोफिशिएंट 3 है और इधर क्या है 2, इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है। फिर के का इधर जो कोफिशिएंट है वो 1 है और इधर जो के यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है वो 2 है। तो इस तरह ना डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है। तो ये हमारे पास यू डॉट वी वेक्टर ये बराबर आ जाएगा -2 प्लस 6 और +2। फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -2 और +2, और यू डॉट वी का आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से ना डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है। अच्छा, अब हमने ना मैग्नीट्यूड लेनी है। तो चले मैं आपको ना यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेकर दिखा देता हूँ। तो यू वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, मसलन यू वेक्टर लिखेंगे और साथ ये दो सीधी लाइंस लगा देंगे। तो अब यू वेक्टर जो हमारे पास है ये है 2i। तो i का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का आपने स्केयर ले लें, फिर प्लस लिखना। j का कोफिशिएंट +3 है तो आप 3 का स्केयर ले लें। उसके बाद जो k है उसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्केयर ले लेना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्केयर 4 होता है, फिर 3 का स्केयर 9 है और 1 का स्केयर 1 है। तो ये हमारे पास जो यू वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगी, स्केयर रूट 14 के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह आपने ना वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी है। तो ये हमारे पास वी वेक्टर है, सेम इसी तरह ये -i है तो -1 आ जाएगा, ये 2j है तो 2 आ जाएगा, ये 2k है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर इनके स्केयर लें फिर उनको ऐड करें तो ये हमारे पास ना 3 आंसर आ जाएगा। अब ये हमारे पास ना 3 आंसर आ गए हैं, एक ये डॉट प्रोडक्ट का और ये एक हमारे पास यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड और वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये तीनों वैल्यूज ना इस फार्मूले में हमने पुट करनी है। तो ये ऊपर हमने 6 लिख दिया, इधर 3 और इधर स्केयर रूट 14। फिर इसकी हम कटिंग कर सकते हैं, 3 × 1 = 3, 3 2 × 6 तो ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 14 का स्केयर रूट आ जाएगा। तो इस तरह ना इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसने सॉल्व होना था। सेम इसी तरह ना अब आपने ये दूसरा इसका पार्ट सॉल्व करना है। ये यू वेक्टर और वी वेक्टर दिए हुए हैं। अब इन्होंने ना साथ आई जे के नहीं लिखा है। तो इसका मतलब भी यही होता है कि ये हमारे पास जो पहला नंबर होता है ना ये आई यूनिट वेक्टर के साथ लिखा जाता है। मसलन अगर ये यूं लिखा हो ना -3, 2, 5, तो इसको अगर हम वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो यूं लिखेंगे 3 × i यूनिट वेक्टर, ये कामे को खत्म करके प्लस लिखेंगे, 2 × j यूनिट वेक्टर प्लस 5 × k यूनिट वेक्टर। तो इसको ना लिखने का जो दूसरा तरीका है ना वो ये है ये जो भी मैंने आपको बताया। तो जिस तरह मर्जी आप इसे लिख लें, अगर ना भी लिखें तो इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर इन्होंने ना डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को ना सॉल्व किया है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये u और v दिया हुआ है, इनका डॉट प्रोडक्ट लिया तो बीच में एक दफा डॉट लिख लिया, फिर ये वाले दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये 2 और 6 ने मल्टीप्लाई होना और 5 और -2 ने मल्टीप्लाई होना। तो ये इस तरह इन्होंने मल्टीप्लाई किया है, इसको सॉल्व किया तो -1 आ गया।
फिर ये जो यू वेक्टर क्वेश्चन में गिवन था, इसी की इन्होंने ना मैग्नीट्यूड लिया है इस जगह पर। ये -3 का स्केयर, फिर 2 का स्केयर, फिर ये 5 का स्केयर, बीच में प्लस लिख कर ऊपर स्केयर रूट ले लेंगे। तो इसका आंसर आएगा 38। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 41। फिर ये वैल्यूज हमने इधर पुट कर देनी है। यू डॉट वी की जगह -1, यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड की जगह स्केयर रूट 38, और वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड की जगह स्केयर रूट 41। तो ये इसका ना फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। अच्छा, इसके बाद जो इसका एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर वो ये कह रहे हैं, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है, एंड ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड 3 के बराबर है, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 5 के बराबर है, और सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 7 के बराबर है, तो फिर फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। और ए और बी के दरमियान जो एंगल है ना, वो आपने फाइंड करना है। तो इसका एंगल जो फाइंड करने का तरीका है ना, वो इस तरीके से आप फाइंड करेंगे कि मसलन ये हमारे पास ना कास थीटा का एक फार्मूला होता है। कास थीटा किसके बराबर होता है? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। इस सारे को हम सॉल्व करेंगे, कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। जिस तरह मिसाल के तौर पर 1/2 आ गया, ये किसका जवाब होगा? कास थीटा का। थीटा को इधर रहने देंगे, कास आके इधर कास इनवर्स हो जाएगा। तो जब हम काज इनवर्स 1/2 निकालेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर ना 60 डिग्री आ जाएगा। यानी कि फार्मूला वही है जो पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया। तो एंड के ऊपर आकर ना थोड़ा सा इसको मजीद सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसे नजर सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं जी हमारे पास जो लिखा हुआ है ना, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीन वेक्टर्स का सम किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अगर सी को मैं इधर ही लिखा रहने दूं, तो ये इधर आकर -a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? -b। अब इससे अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें, तो ये लिखा जाएगा a प्लस बी। अब अगर इसकी हम क्या लें जी, स्केयर करें इसका, तो इधर भी हम यू स्केयर कर लेते हैं और इधर भी स्केयर कर लेते हैं। तो ये तो बन जाएगा सी वेक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड, उसका स्केयर, और ये जो माइनस है ना, इसने खत्म हो जाना। तो ये हमारे पास बनेगा सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर, फिर ये बन जाएगा जी ए प्लस बी जो है हमारे पास जो फार्मूला, ये उसका स्केयर है। अब इसका अगर हम स्केयर ओपन करें ना, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर आ जाएगी फर्स्ट टर्म का स्केयर, फिर हम लिखेंगे प्लस सेकंड टर्म का स्केयर, फिर हम लिखेंगे +2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इसको लिखा जाता है, और साथ अगर यानी कि U2AB जिस तरह होता है ना फार्मूला, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2AB, तो इसको अगर हम मैग्नीट्यूड में लिखने की बजाय ना दूसरी तरह इसको लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। यानी कि इसको हम इस तरह लिख लेंगे, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, इसको इस तरीके से ना लिख लिया जाएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास ना क्वेश्चन में सी की वैल्यू थी, सी की वैल्यू पुट कर दी, ए की वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू भी है, बी की भी वैल्यू ये भी पुट कर दिया। तो ये तमाम वैल्यूज पुट करके 7 का स्क्वायर 49, ये 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे? 34। इधर आकर -34, 2 मल्टीप्लाई हो रहा, तो फिर ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आंसर आ जाएगा 15 बराबर आ जाएगा 2 इंटू ए डॉट बी। तो फिर हमने क्या किया कि ये 2 को इधर आके डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास ना ए डॉट बी, ये जो वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट बी, यानी कि बी वेक्टर उनका डॉट प्रोडक्ट का आंसर आ गया। अच्छा, अब हम ना ये लिख सकते हैं कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ना, ये बराबर होता है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और साथ ना कास थीटा लगाते हैं। अगर डॉट हो तो कास लगाते हैं, और अगर क्रॉस हो तो फिर साइन लगाते हैं। अब ये हमने ना वैल्यू पुट कर दी, ए डॉट बी की, ए वेक्टर की, बी वेक्टर की। तो ये जिस टाइम हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा। अब ये 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड होगा, फिर ये 15 और 15 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास ना कास थीटा का जो आंसर है वो कितना आ गया? 1/2। अब थीटा को इधर ही रहने दे, इसको दूसरी तरफ ले जाएं, और दूसरी तरफ आकर ना इसका जो आंसर है वो ये आ जाएगा 1/2, यानी कि काज इनवर्स 1/2, और 1/2 कब होता है जी? 60 डिग्री पर। और 60 डिग्री को ना π/3 भी कहा जा सकता है। अगर रेडियन में लिखना हो ना, तो इसको यूं लिखते हैं, पाई डिवाइडेड बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 आर 6, और 6 3 टाइम्स ना 18 होगा। तो जो 3 है ना, इसका जवाब आएगा, साथ रेडियन लिख लेंगे। अच्छा, अगर इसको हम चाहते ना, तो इस फार्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। हमारे पास
ये ए डॉट बी का तो आंसर आया हुआ था। मसला इसको मैं दूसरे कलर से जरा आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ये हम यूँ लिख सकते हैं, तो कास थीटा ए डॉट बी का आंसर कितना आया था जी, 15 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड किसके बराबर थी, 3 के बराबर थी। बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड किसके बराबर थी जी, 5 के बराबर थी। ये ऊपर ना क्वेश्चन में उन्होंने दी हुई है वैल्यूज। तो ये अगर आप इधर देखें इस जगह पर, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड 3 और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 5। तो अब इन दोनों को अगर हम यूं मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। यानी cos थीटा बराबर आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 15। ये और ये कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। तो cos थीटा किसके बराबर आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 2। या इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, 1 डिवाइडेड बाय 2, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, दोनों तरीके ही ठीक है। तो यानी कि एक ही चीज है, उसी को उन्होंने रीअरेंज करके लिखा हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो दी हुई है, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड दी हुई है, ए प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी दी हुई है, और फिर कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के दरमियान जो एंगल है इसको हमने फाइंड करना है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, हम ये लिखेंगे जी, ए प्लस बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है और उसका स्केयर है, इसकी पावर 2 है, तो इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। अच्छा, फिर इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर प्लस 2 ए डॉट बी। जिस तरह होता है ना फार्मूला, ए प्लस बी का स्केयर वो किसके बराबर होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर और प्लस 2ab। ये हमने जिस तरह फार्मूला पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर ये हो ना मैग्नीट्यूड में इस तरह लिखा हो, तो फिर आप इसको यूं लिखते हैं, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर प्लस 2, फिर इधर ना ए डॉट बी लिख लिया जाता है इस तरीके से। तो ये लिख लिया। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी, ए प्लस बी की जगह पर 5 पुट कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में 5 था। फिर इस चीज को सॉल्व करते हैं, ए की जगह पर 3 और बी की जगह पर 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16। तो 16 और 9 को ऐड करेंगे फिर 25, दूसरी साइड पर आकर ये -25 होगा, ये फिर जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास ना आंसर आ गया जी, 0 बराबर है 2 इंटू ए डॉट बी। फिर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा ए डॉट बी। तो 0 किसके बराबर आ गया, ए डॉट बी के। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आए ना, तो फिर आपको पता होना चाहिए ये ए और बी क्या होते हैं जी, 90 डिग्री के ऊपर होते हैं। तो इनके दरमियान एंगल ना 90 डिग्री होता है। तो अब हम ये लिखते हैं जी, ए डॉट बी किसके बराबर है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड cos थीटा। अब ये हमने लिखा जी, वैल्यूज पुट कर दी, ए डॉट बी की जगह पर 0, ए की जगह पर 3, बी की जगह पर 4। तो ये कितना बन गया 12, ये बन जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू cos थीटा। तो 0 डिवाइडेड बाई 12 का मतलब 0 ही है, cos थीटा। अब ये जो cos है इस साइड पर आकर cos इनवर्स हो जाएगा। cos इनवर्स 0 बराबर है थीटा के, और cos की वैल्यू 0 कब होती है, जब एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो रहा। 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/2 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि डिग्री खत्म करेंगे ना ऊपर से, तो इधर पाई/180 आएगा। तो 91 और 90, 92 टाइम्स 180 होते हैं, पाई/2 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। आपने ना प्रोजेक्शन ए की बी के अलोंग ना मालूम करनी है। और दूसरे नंबर पर प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ना एक वेक्टर है जिसका नाम बी है, और एक वेक्टर ना इधर ए है। अब ये जो ए वेक्टर है इसकी प्रोजेक्शन इसके ऊपर आ रही होगी इस तरह। ये ए की प्रोजेक्शन किसके ऊपर है, बी के ऊपर है, तो इसकी प्रोजेक्शन ये हमने ड्रा की। अच्छा, अगर ये हमारे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर ये है, तो अगर हम इस यहाँ से यूं बिल्कुल सीधा लेके, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री बनना चाहिए, जैसे कि इस जगह पर 90 बन रहा है, तो ये बी की प्रोजेक्शन किसके ऊपर होगी, ए के ऊपर होगी। तो ये याद रखना, ये नहीं करना इसको सीधा ऊपर ले जाए, ये बी की प्रोजेक्शन ए के ऊपर है, ये ए की प्रोजेक्शन बी के ऊपर है। तो ये चीजें जो है ना ये फाइंड करनी है। तो ये इधर बताया भी हुआ, प्रोजेक्शन जिसके अलांग लेनी है उसकी मैग्नीट्यूड से तकसीम करना है। यानी कि अगर आपने लेनी है प्रोजेक्शन जिसके अलांग लेनी है, तो इधर आप किसके अलांग प्रोजेक्शन ले रहे हैं, बी के अलांग ले रहे हैं। तो नीचे डिवाइड में आपने क्या करना, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। और अगर आप प्रोजेक्शन बी के ले रही अलांग ए के अलांग ले रहे हैं, तो इसको ए की वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। तो जिसके अलांग प्रोजेक्शन ली जाए उसकी मैग्नीट्यूड से ना डिवाइड करना होता है। तो इसमें आपने करना क्या है,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मालूम करना। तो डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना आता है कि आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ जो उनके कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई करें, ये आंसर आ जाएगा। ये ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, या बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। फिर इधर हम लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये आंसर आ जाएगा। फिर जब ए के अलॉन्ग करेंगे तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद सेम ना, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर ए वेक्टर भी है, बी वेक्टर भी है, इनका पहले हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये आ जाएगा। फिर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये आ गई, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये आ गई। अब प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, तो बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, ये दोनों वैल्यूज जो है ना, ये हमने इधर पुट कर देनी है। कौन कौन सी, एक ये 5 और ये स्केयर 3 इधर पुट हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए के वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, ए के वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है, स्केयर रूट 29, और ए डॉट बी की वैल्यू 5 है, वो आपने इधर पुट कर देनी है। अच्छा, इसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कह रहे हैं, फाइंड अ रियल नंबर अल्फा, आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, सो डैट द वेक्टर u एंड v आर परपेंडिकुलर। हमारे पास u वेक्टर और v वेक्टर ये क्या परपेंडिकुलर है, ये याद रखना। अगर ये परपेंडिकुलर हो ना, तो फिर इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, इस ये जीरो के इक्वल होता है। अगर u और v वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो अब ये हमने ना, उन्होंने बताया हुआ है कि क्वेश्चन में ये दोनों परपेंडिकुलर है, और अब फिर आपने क्या करना है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम ना u डॉट वी मालूम करते हैं। तो ये अल्फा ने 1 से मल्टीप्लाई होना, 3 ने -2 के साथ, इधर कुछ नहीं लिखा तो 1 ने अल्फा से, तो ये चीज ना हमारे पास आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, ये हमने बना ली। फिर हमने कहा गिवन u एंड v जो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये है कि इसको हमने जीरो के बराबर रखना। तो ये जो हमारे पास है चीज थी अल्फा अल्फा, ये कितना बन गया 2 अल्फा, और ये -6, इसको हमने जीरो के बराबर रखा, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू -6, इधर आकर +6, और ये 2 मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड होगा, तो यहाँ से अल्फा का आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व होना था। अब सेम इसी तरह हमने दूसरा करना है इसका पार्ट। ये u वेक्टर दिया हुआ है, u वेक्टर दिया हुआ है, और इस जगह पर ये v वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक u वेक्टर, ये v वेक्टर, इनकी अब हमने मैग्नीट्यूड लेनी है। i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच में प्लस लिख दें, तो ये बन जाएगा जी अल्फा प्लस 2 अल्फा स्केयर -3। अब क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो u डॉट v, ये u डॉट v का आंसर आया ना, यू डॉट वी वेक्टर का। अब हमने क्या करना, यू डॉट वी वेक्टर ये जीरो के बराबर होता है अगर ये दोनों परपेंडिकुलर, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा स्केयर -3 ये जीरो के बराबर आ जाएगा। इसकी थोड़ी तरतीब से ही करेंगे, 2 अल्फा स्केयर प्लस अल्फा -3 इक्वल टू जीरो। अब इसके हमने ना फैक्टर बनाने हैं, तो इधर फैक्टराइजेशन आपने करनी है। फैक्टराइजेशन में ना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। जब 2 अल्फा स्केयर को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो -6 अल्फा स्केयर बनेगा। अच्छा, अब ये हमने देखना है, ये जो 6 है ना, ये किस किस टेबल पर आता है, और बनाना कितना है, 1 अल्फा बनाना है। तो इधर मैं 1 अल्फा लिख लेता हूँ। तो 1 6 टाइम्स 6 होता है, फिर 2 3 टाइम्स क्या होता है, 6 होता है। तो हमने +1 बनाना है। अगर ये वाले हम दोनों नंबर लें ना, यहाँ से 5 बनता है, यहाँ 7 बनता है, 1 नहीं बनता है। तो इधर से 5 बनता है या 1 बनता है, ये ठीक है। ये जो साइन होता है ना, ये बड़ी टर्म के साथ लगाते हैं, और ये वाला साइन ना खुद सोच कर लगाना होता है। अगर इधर प्लस लिखा तो ये 5 बन जाएगा, माइनस लिखेंगे तो +1 बनेगा। ये अल्फा, तो इधर अल्फा अल्फा लिख देंगे। तो ये जो हमारे पास वैल्यू होती है ना, इसको हमने ना इस जगह पर लिखना होता है। ये +1 अल्फा है, इसको हम क्या लिखेंगे, +3 अल्फा और -2 अल्फा, जिसको मर्जी पहले लिख लें। तो +3 अल्फा और -2 अल्फा, अब पहली दो टर्म में से अल्फा कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा +3, और फिर इन दोनों टर्म में से -1 कॉमन लेंगे, तो 2 अल्फा +3 आ जाएगा। इसमें से दोबारा इस चीज को कॉमन निकाल लेंगे, 2 अल्फा +3 कॉमन आ गया, ये अल्फा इधर आ गया, -1 इस जगह पर आ गया। अब या तो ये चीज जीरो के बराबर है, या ये वाली चीज जीरो के बराबर है। एक बार इसको जीरो के बराबर पुट किया, और यहाँ से हमने ना इसका जवाब निकाल लिया। ये मसलन यूं लिखा हुआ है ना, 2 अल्फा +3 इक्वल टू जीरो। तो 2 अल्फा इक्वल टू -3, अल्फा इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2। और जो दूसरी चीज थी ना, अल्फा -1 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से अल्फा का जवाब कितना आ जाएगा, 1। तो ये हमारे पास ना दो आंसर आ गए, एक ये है और एक ये है। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन था इसने सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसके बाद जो 6 पार्ट है ना, इसे सॉल्व करते हैं। तो 6 पार्ट में वो क्या कह रहे हैं,
फाइंड द नंबर जेड। आपने जो नंबर जेड है इसको मालूम करना है सो डेट ट्राई एंगल विद वर्टिक्स। एक हमारे पास ट्राई एंगल है, जैसा कि ये इधर शो हो रही है, इसके ना वर्टिक्स हैं ABC। ABC ना इसके वर्टिक्स है, यानी कि कोने हैं इसके। इज अ राइट एंगल ट्राई एंगल। ये राइट एंगल ट्राई एंगल है, इसका एक एंगल 90 डिग्री का है, इसको राइट एंगल ट्राई एंगल कहते हैं। विद राइट एट सी, और जो सी है ना उसको आपने ना राइट के ऊपर रखना है, यानी कि 90 डिग्री जिधर है ना उधर आपने सी लिखना है, बाकी A B को जिधर मर्जी लिख लें। और फिर ये सारी चीजें बताने के बाद उन्होंने क्या कहा कि आपने फाइंड क्या करना है, जेड को फाइंड करना है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा? इसके अंदर हम ये करेंगे, सबसे पहले ये हमने डायग्राम बना ली। अब इस डायग्राम में अगर हम देखें, ये जो नीचे वाली साइड है AC, ये वाली साइड और ये वाली साइड ये परपेंडिकुलर है, यानी कि एक साइड इधर है एक साइड इधर है। तो AC जो है ये CB के ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब AC और BC का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। पहले हम ना वेक्टर बना लेते हैं। तो वेक्टर किस तरीके से बनाए जाते हैं, अगर ये लिखा ना AC, तो आपने ना C-A करना होता है, यानी कि AC किसके बराबर होता है, C-A के। इसको उल्टा हल करते हैं। तो ये देखें, इसको पहले लिखना है, इसको बाद में 1-3 ये इधर लिख दिया, फिर ये 1-0 इसको इधर लिख दिया, फिर ये Z माइनस और -2 वो क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। तो इस तरह ने ये हमारे पास AC बन गया। दूसरे नंबर पर हमने CB बनाना। CB को भी ना सेम इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। CB बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये CB है ना, तो B-C करना पड़ेगा। B को पहले लिखेंगे -C, यानी कि जो CB है ये बराबर होता है B-C के। तो यहाँ से इधर से आपने शुरू करना और इधर आना। तो इसको लिखेंगे 0-1, ये जिस तरह लिखा होगा, ये 1-3-1, फिर ये 1-Z, इसको इधर लिखेंगे। तो ये हमारे पास ना दूसरा भी जो वेक्टर है ना ये बन गया, AC और CB बन गया। अब इनका हमने डॉट प्रोडक्ट ले लेना। तो ये पहला वेक्टर लिखा है, ये दूसरा वेक्टर, और बीच में डॉट लिख लिया, और इसको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब इन्हें हमने ना मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, आई ने आई के साथ मल्टीप्लाई होना है, जे ने जे के साथ होना है, और के ने के साथ होना है। इधर क्या लिखा हुआ है, -2, और इधर क्या लिखा हुआ है, -1। तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, फिर लिखेंगे प्लस। इधर जे के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 ने मल्टीप्लाई होना है 2 के साथ। फिर इधर क्या लिखा हुआ है जी, Z+2, और इधर क्या लिखा हुआ है, 1-Z। तो ये जो चीजें हैं ना इन्होंने इस तरीके से ना हल होना है। अब ये देखें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो गया, ये Z+2, और ये जो 2 है और 1-Z। अब इसको हमने ना सॉल्व करना है। तो ये कि हमारे पास ये चीज़ आएगी, इसको अभी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर ये कितना हो जाएगा, 4। अब इसको हम ना मल्टीप्लाई करते हैं, Z को 1 से मल्टीप्लाई किया Z, फिर Z को -Z से करेंगे, -Z², फिर 2, और फिर -2Z=0। तो इसकी जरा थोड़ी सी तरतीब से ही करते हैं। तो -Z² पहले नंबर पर लिख लिया, ये -2Z और +1Z, तो ये -Z आ जाएगा। और 4 और 2 ये कितना बन गया, 6 बन गया, ये =0। तो ये चीज इस तरह बनी हुई है। बाद में फिर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तमाम साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। फिर इसके हम फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ना मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करनी है और +1 बनाना है। तो -6Z से अगर +1 बनाना है, तो +1Z बनाना है, तो +3Z और -2Z लिखेंगे। फिर पहली दो टर्म में से Z कॉमन लेंगे, इधर से -2 कॉमन लेंगे, तो ये चीज आएगी। एक बार Z-2 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो Z बराबर आ जाएगा 2 के। फिर एक बार Z+3 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो Z बराबर आ जाएगा -3 के। तो ये हमारे पास -3 और ये 2 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 6 था, इसने सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसके बाद बारी आ गई जी क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये कह रहे हैं, इफ A एंड B आर यूनिट वेक्टर, अगर A और B यूनिट वेक्टर हों, एंड 2θ इज द एंगल बिटवीन देम, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है ना वो 2θ हो, फिर ये चीज शो करें कि थीटा जो है ना वो बराबर आएगा 1/2, और मैग्नीट्यूड में A यूनिट वेक्टर -B यूनिट वेक्टर, यानी कि डिफरेंस में आएगा। तो ये चीज हमने ना प्रूव करनी है कि जो साइन थीटा ना उसका ये आंसर आता है।
और ए और बी यूनिट वेक्टर, उनके दरमियान एंगल कितना है जी, 2 थीटा। तो ये हमने लिखा जी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होती है, ये आपने याद रखना है। और बी भी एक यूनिट वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड 1 है। अब जो हमारे पास थीटा है, क्योंकि वो चेंज हो गया, इसलिए हम इसको ना थीटा प्राइम कह देंगे। ये इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन लगा देंगे, तो 2 थीटा बराबर है इस चीज के। अब हमने क्या करना है, ए माइनस बी वेक्टर जो है ना, यूनिट वेक्टर, इनकी मैग्नीट्यूड और ऊपर स्केयर, अगर इसकी पावर 2 है ना, इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। फिर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, आई डॉट आई, फिर बी डॉट बी, फिर -2 ए डॉट बी, जिस तरह वो फार्मूला होता था ना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2 ए बी, ये वो वाला फार्मूला है। तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर बी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर -2 ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर ना होते ना, फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आना था। अब यूनिट वेक्टर है, इस वजह से इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा, यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होती है, उसका स्केयर लेंगे, वो भी 1 के बराबर, सेम इसी तरह ये भी 1 के बराबर आ जाएगा। अब ये जो लिखा है ना, ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर, इसको यूं हल करेंगे। ए यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड डॉट हो तो कास लिखते हैं, और इसके दरमियान जो एंगल है ना, उसको हम लिख देंगे। एक बार आपने कास लिखना। अब एंगल इनके दरमियान जो है ना, वो थीटा प्राइम है, सो इधर थीटा प्राइम लिख दिया। अच्छा, अब ये थीटा प्राइम की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 थीटा, तो ये 1 और 1 2 हो गया। अब ये माइनस और ये प्लस है, इसको कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को कॉमन लेंगे। फिर 1 - cos 2 2 थीटा आ गया। और ये सारी चीज इस साइड पर ये चीज लिखी हुई है, ये आपने याद रखना है। ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर ये लेफ्ट साइड पर है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 - cos 2 थीटा ना, ये 2 sin² थीटा के बराबर होता है। ये आपने ना याद रखना है, यानी कि ये मैं इधर आपको चले लिख देता हूँ। ये फार्मूला इस्तेमाल होता रहेगा, इसको आपने ना याद रखना है। ये फार्मूला होता है जी sin² थीटा, यानी कि sin² थीटा ये बराबर होता है 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। एक ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आपने याद रखना। सेम इसके साथ का एक और फार्मूला, cos² थीटा, वो बराबर होता है 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। तो ये आपने ना दोनों फार्मूले याद रखने हैं। अगर दरमियान में प्लस लिखा हो तो cos² थीटा बन जाता है, अगर बीच में माइनस लिखा हो तो वो sin² थीटा बन जाता है। तो अभी फिलहाल ना ये वाला हमारे इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। तो ये जो 2 है, इधर मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1 - cos 2 थीटा। अगर ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये प्लस है, इसने दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाना। तो ये हमारे पास ना वैल्यू आ जाती है किस चीज की, ये हमारे पास वैल्यू है जी cos 1 - cos 2 थीटा। ये ऊपर वाली वैल्यू ही हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो 1 - cos 2 थीटा, ये इन्होंने बताया इधर, ये चीज किसके बराबर आ जाएगी, 2 sin² थीटा की। ये जिस तरह ये लिखा हमने 2 sin²थीटा, ये वैल्यू हमने इधर पुट कर दी। अब ये क्वेश्चन ना cos 2 थीटा से ना sin² थीटा के अंदर चेंज हो गया। अब 2 और 2 कितना हो गया, 4। और ये आ गया जी sin²थीटा। अच्छा, ये चीज हमने ना इस जगह पर लिख दिया है। अब इधर से अगर हम देखें, ये जो शुरू में लिखा हुआ था, ये क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर और इसका स्केयर। और ये हमारे पास आंसर इस जगह पर क्या आया है, ये आंसर आया जी 4। इधर आ गया जी sin²थीटा। अच्छा, अगर मैं इधर भी स्केयर रूट लूं और इधर भी स्केयर रूट लूं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड 4 का स्केयर रूट किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। और ये sin² जो है ना, यूपर से स्केयर खत्म होकर ना sin थीटा आएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा, इसने दूसरी तरफ जाकर ना डिवाइड हो जाना, इस तरह करके ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर, और इधर सिर्फ क्या बचेगा, sin थीटा। तो यही चीज हमने ना प्रूव करनी थी। तो अगर इस जगह पर आप देखें तो यही लिखा हुआ कि sin थीटा किसके बराबर है, 1/2 ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो 7 था, इसने सॉल्व होना था। अच्छा, इसको मैं इधर से अरेज कर देता हूँ, क्योंकि ये अभी हमने इधर एक और क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसके लिए ना यहाँ से ये मैं ज़रा थोड़ी सी जगह बना लूँ, और फिर इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपने ना फार्मूला याद रखना है, ये जो मैंने साइड पर लिखा हुआ है ना फार्मूला, इस फार्मूले को आपने ना ज़रा अच्छी तरह याद रखना है। अच्छा, इससे नेक्स्ट स्टेप में वो कह रहे हैं a + b
जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड ए माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये अगर दोनों बराबर हो फिर शो करें ए और बी वेक्टर क्या है जी, परपेंडिकुलर है। तो ये जो गिवन हमारे पास वैल्यू है वो लिखी, फिर इसका हमने स्केयर लिखा। फिर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड प्लस टू ए डॉट बी। दूसरी भी साइड इसी तरह लिखेंगे, ये माइनस टू ए डॉट बी आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये इसके साथ ये इसके साथ कैंसिल हो गया। ये माइनस है, इसने दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाना, प्लस हो जाना। तो फिर ये टू और टू कितने हो जाएंगे, फोर हो जाएंगे, यानी कि फोर इंटू, यानी कि यूं समझे ए डॉट बी अगर आप कॉमन ले लें तो टू प्लस टू को फोर हो जाता है। फिर ये टू इधर मल्टी फोर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, लेकिन फिर भी आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। अब ए डॉट बी अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो तो इसका मतलब होता है ए और बी वेक्टर क्या है जी, परपेंडिकुलर है। तो ये हम इस तरह ना शो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो ये कह रहे हैं, शो डैट वेक्टर, एक वेक्टर ये दिया हुआ है, एक वेक्टर ये दिया हुआ है और एक ये वेक्टर दिया हुआ है, फॉर्म राइट ट्राइंगल, ये एक राइट ट्राइंगल बना रहे हैं। ये इसका पहला पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर ये राइट एंगल ट्राई एंगल बना रहे हैं तो फिर हमें पता होना चाहिए दो वेक्टर्स को अगर हम सम करेंगे वो तीसरे वेक्टर के इक्वल आएगा, और बाद में दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और वो किसके बराबर आएगा जी, जीरो के बराबर आएगा। तो ये हमारे पास जो वेक्टर गिवन थे, इनको हम ना एक को ए का नाम देते हैं, एक को बी का नाम देते हैं और एक को सी का नाम देते हैं। अगर मैं बी और सी को ऐड करूं तो ऐड किस तरह करना, आई ने आई के साथ ऐड होना है, जे ने जे के साथ, के ने के के साथ। ये लिखा है वन प्लस टू, कितना बन गया थ्री, माइनस थ्री और प्लस वन तो माइनस टू, फाइव और माइनस फोर कितना आ गया, वन आ गया। ये हमारे पास एक वेक्टर बन गया। अब ये जो वेक्टर है ये ए के बराबर है थ्री, यानी कि इसका मतलब ये होगा एक हमारे पास इधर बी वेक्टर है, ये हमारे पास सी वेक्टर है, ये किसके बराबर आ गया, ए वेक्टर, जिसे हेड टू टेल रूल लगाते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये जो साइड्स है ना, जो साइड्स हैं इनको हमने चेक करना है कि इनका जो दरमियान एंगल है वो जीरो के बराबर आता है या नहीं आता है। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इनकी ना जगह चेंज भी की जा सकती है। मसलन इसको अगर मैं यूं लिख लूं, ए को मैं ऐसे करता हूँ, ए और सी को मैं इधर लिखता हूँ, मैं कहता हूँ ए इधर है और सी इधर है और बी इस जगह पर है। तो इसको हेड टू टेल रूल तो इस जगह पर नहीं लगा, मसलन वैसे हमने वेक्टर बना लिया है, इस तरह करके। यानी कि ये जो है ना, ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, अगर ए बी सी ट्राइंगल्स की साइड हो फिर ए डॉट सी, इसको अगर हम सॉल्व करके देखें, ये ए की वैल्यू है और ये हमारे पास सी की वैल्यू है, इसको हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया। तो इसका मतलब ए वेक्टर और जो सी वेक्टर है ना, इनके दरमियान 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो आपने इसके अंदर ना ये जो हेड टू टेल रूल को आप इस्तेमाल ना करें, आप इसके अंदर सिर्फ यही बात बता दें कि अगर दो साइड्स को सम करें तो उस तीसरी साइड के इक्वल अगर जवाब आ जाता है तो वो ट्राइंगल बन रही है। और फिर अगर दो जो साइड्स हैं या एंगल्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट लें और वो जीरो के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि मसलन एक ये है ना साइड, एक ये साइड है, तो ये ए साइड है ये सी साइड है, इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें और जवाब किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो बी को आप इधर लिख लें। तो इस तरीके से ना इसने सॉल्व होना है। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर वो ये कह रहे शो दैट द सेट ऑफ पॉइंट्स, ये तीन पॉइंट्स दिए हैं पी क्यू आर, कहते हैं बताइए ये राइट एंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो ये हमारे पास पी क्यू और आर दिया हुआ है, पहले हम बना लेंगे पी क्यू। मिसाल के तौर पर पी क्यू बनाया, फिर क्यू से आर बना लिया, ये क्यू आर बन गया, एक क्या बन जाएगा, पी आर बन जाएगा। तो ये हमने ना तीन वेक्टर जो है ना ये हमने बना लेंगे। तो इनको फिर बनाने का तरीका क्या होगा, जब हम बात करेंगे ना पी क्यू की, तो वो क्यू माइनस पी के बराबर होगा। तो क्यू में से ना पी को मैं वन माइनस फोर, जैसा कि ये लिखा हुआ है थ्री माइनस और माइनस, वो प्लस वन हो जाएगा, फिर माइनस वन और माइनस टू। तो ये हमारे पास पी क्यू बन गया, क्यू आर बन गया, पी आर बन गया। फिर हमने क्या करना है, दो साइड्स को ना ऐड करके देखना तीसरी साइड बनती है या नहीं बनती है। तो ये हमें पता चल रहा है इन दो को ऐड करें ना तो माइनस सिक्स बन रहा है, तो फिर इन दो को ऐड कर लूंगा, फोर और वन फाइव बन रहा है।
-3 + 7 4 बन रहा है। तो इसका मतलब इन दो को ऐड करने से ये चीज इसकी इक्वल आ रही है, तो एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। उसके बाद हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है, यानी कि ऐसा हमने डॉट प्रोडक्ट लेना कि जवाब जीरो आ जाए। तो इन्होंने पी क्यू और क्यू आर का डॉट प्रोडक्ट ले लिया। तो इसका जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास जो आंसर है ना वो कितना आ गया जी, -8 आया। तो इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। तो फिर हम पी क्यू और क्यू आर का ले लेते हैं। जिस तरह ये लिखा हो ना पी क्यू, पहले उन्होंने किसका लिया है, पी क्यू और पी, पहले इस जगह पर उन्होंने लिया जी पी क्यू और क्यू आर का लिया। तो ये 90 डिग्री नहीं आया। फिर हम क्या करेंगे, ये वाली जो दो साइड्स हैं ना इनको चेक करेंगे कि पी क्यू और पी आर का डॉट प्रोडक्ट लेकर देखेंगे। तो जिस टाइम इसका डॉट प्रोडक्ट लिया ये कितना आ गया जी, 26 आ गया, ये भी नहीं आया। फिर ऊपर वाली दो टर्म्स का ले लेंगे, मसलन इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेकर देख लेंगे। तो अगर इसका डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये 51 आ गया। तो ये कोई भी जीरो के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राई एंगल नहीं है। तो इस तरह ना ये जो क्वेश्चन है इसने सॉल्व होना था। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो ये कह रहे हैं, प्रूव डैट काज अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होता है काज अल्फा काज बीटा। अगर इधर प्लस हो तो इधर माइनस आता है साइन अल्फा साइन बीटा। इसके इक्वल ना इस चीज को हमने क्या करना है जी, प्रूव करना है। तो ये फार्मूला जो है ना अक्सर जगह पर इस्तेमाल भी होता है, काज अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर है। तो इस चीज को हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना हम यूं करेंगे, एक ये हमने एक्स एक्सिस बना ली, ये हमने ना वाई एक्सिस बना लिया। अब ये इस जगह पर ना हमने एक कह लें कि वेक्टर बना लेते हैं। मैं कहता हूँ जी ये हमारे पास एक वेक्टर है जो कि ए वेक्टर है, और यहां से यहां तक जो एंगल है ना ये अल्फा है। एक हमने ना इस साइड पर ना नीचे वेक्टर बना लेना है, मसलन एक वेक्टर हमने इस साइड पर बना लिया, ये नीचे वाली साइड पर है तो ये माइनस बीटा होगा। अच्छा, अगर इसकी मैं डायरेक्शन ऑपोजिट करूं, मसलन है इसकी डायरेक्शन अगर मैं यूं करूं, यहां से इस साइड पर करूं, अगर ये माइनस बीटा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बीटा बन जाएगा। और ये पहले ही अल्फा है तो यहां से लेकर यहां तक जो पूरा एंगल बनेगा ना ए और बी के दरमियान, मसलन ये हमारे पास ऊपर ए वेक्टर है, नीचे क्या है बी वेक्टर है, ये ओ जगह। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो एंगल होगा ना ये अल्फा प्लस बीटा बनेगा। क्यों, पहले ये नीचे को माइनस बीटा था, और जब इसको हम ऊपर को लेके जाएंगे ना तो ये प्लस बीटा हो जाएगा। ये इसकी डायरेक्शन हमने चेंज नहीं की है, इसकी डायरेक्शन पहले ही ऊपर की तरफ है। तो इस वजह से इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया जी ओ ए और ओ बी, दो हमने यूनिट वेक्टर बना लिया है। तो ओ ए किसके बराबर है, काद अल्फा इंटू आई, और दूसरा साइन अल्फा इंटू जे। अब ये किस तरह लिखा जाता है, इसका तरीका ये होता है कि आपने ना एक डायग्राम यूं बना लें, मसलन ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और इसके ना दरमियान में एंगल बन रहा था, इस जगह पर हमने ना एंगल बनाया इस जगह पर। अच्छा, ये एंगल कितना है, अल्फा है। अब इसके जो आपने लिखने होते हैं ना वैल्यूज लिखनी होती हैं, पहली वाली होती है काज और दूसरी वाली होती है साइन। साथ आपने ना इधर एंगल अल्फा है तो इधर अल्फा अल्फा लिख लेना, और साथ क्या लिखेंगे, आई यूनिट वेक्टर, इधर लिखेंगे जे यूनिट वेक्टर, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। अच्छा, अगर नीचे वाली साइड पर अगर ये चीज बन रही है ना, ये नीचे वाली साइड पर, तो इसको फिर इस तरीके से लिखेंगे। इधर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये वाला एंगल इस तरह बनेगा, ये देखें ये एक्स एक्सिस है, और एक हमारे ना ये नीचे वाली साइड पर ना एंगल बन रहा है, और यहाँ पर क्या माइनस बीटा है। तो इसको हम यूँ लिखेंगे काज माइनस बीटा, और फिर लिखेंगे प्लस साइन इंटू माइनस बीटा, ये आ जाएगा आई और ये आ जाएगा जे। इसमें ना ये जो होता है ना माइनस, ये खत्म हो जाता है, अगर काज के साथ एंगल में माइनस लिखा हो तो वो खत्म हो जाता है। ये बन जाएगा काज बीटा इंटू आई, और ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो क्योंकि काज माइनस थीटा, जो साइन माइनस थीटा होता है ना ये माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, लेकिन अगर हो काज माइनस थीटा तो वो बराबर होता है जी माइनस काज थीटा, वो प्लस काज थीटा के बराबर होता है। ये होता क्यों है, इसकी वजह ये होती है, ये ऊपर ना फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और ये होता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो अगर ऊपर को बनाए तो प्लस थीटा बनता है, नीचे को बनाए तो माइनस थीटा बनता है। और यहाँ पर ना ऑल पॉजिटिव होते हैं, इधर साइन पॉजिटिव होता है, इधर टैन और इधर काज। तो चौथे क्वाड्रेंट में काज पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से ये जो माइनस थीटा चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है, और काज क्या होता है पॉजिटिव होता है, इस वजह से इसका ये जो नेगेटिव साइन है ना ये पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। और माइनस थीटा का मतलब चौथा क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है।
इस वजह से ये चीजें ना इस तरह ये लिखी जाती है, ये माइनस साइन और ये बीटा इंटू जे आ जाएगा। तो ये हमने ना इसकी वैल्यूज लिख ली हैं। तो ये इस जगह पर वैल्यूज लिखी ओ ए वेक्टर, ये मैं आपको इधर दिखाता हूँ जी। ये सबसे पहले ये हमारे पास ओ ए वेक्टर है और ये हमारे पास ओ बी वेक्टर है। ये हमने ना दोनों जो वेक्टर्स हैं वो हमने लिख लिए हैं। फिर आई ने आई के साथ मल्टीप्लाई होना है और जे ने जे के साथ मल्टीप्लाई होना है। ये दोनों मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएंगे। अब इनको आपने ना सॉल्व करना है। ओ ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ओ बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और ये डॉट होते इधर क्या लिखते हैं, कास। और ओ ए और ओ बी के दरमियान एंगल कितना था, ये हमारे पास ओ ए था और ये हमारे पास ओ बी था। तो यहां से लेकर यहां तक जो एंगल था ना वो अल्फा प्लस बीटा था। तो इधर हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे। अब जो हमारे पास ना इधर ये वेक्टर नहीं है, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, वन, और दूसरे यूनिट वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड वन। तो इधर ना यूनिट वेक्टर आपने लिखना। तो ये वन 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 के बराबर है। और ये चीज ये इस तरह ना ये प्रूव हो गई है कि काज अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है जी, काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसने सॉल्व होना था। अच्छा, ये देख लेते हैं इससे आगे कितने क्वेश्चंस रह गए हैं, फिर इनको सॉल्व करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है और 16 तक है। तो 16 तक इसके क्वेश्चंस हैं। अभी जो हमने सॉल्व किए हैं वो हमने कर लिए हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो जो इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है इन क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वो आपने व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ लेना।